नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को। आज हम चर्चा करने वाले हैं उन ऐसे 9 सूत्रों की या ऐसी 9 बातों की जिनको यदि आप जन्म कुंडली का मिलान कर रहे हैं तो उनको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। यदि आप इन 9 बातों में संतुष्ट हैं तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन बहुत ही उत्तम होगा, दाम्पत्य सुख बहुत श्रेष्ठ होगा, ये हम जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहद महत्वपूर्ण रोचक प्रकरण को। जब भी जन्म कुंडली का हम मिलान करते हैं तो सबसे पहले गुणों का मिलान करते हैं। गुण कम से कम 18 मिलने आवश्यक हैं। तो यह अष्टकूट मिलान कहा जाता है। लेकिन इनके अतिरिक्त हमें कुछ और बातें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे हमको लग्न देखनी चाहिए। पहले लग्न देखें, फिर लग्न कुंडली देखें, चंद्र कुंडली देखें, शुक्र कुंडली देखें और नवांश कुंडली देखें। इन 4 चार्ट जो हैं, 4 कुंडलियां जो हैं, नवांश कुंडली D9 चार्ट हम इसको बोलते हैं, शुक्र कुंडली, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली, इन चारों में हम अपने सूत्रों को लगाएंगे और इन 9 बातों को इन चारों कुंडलियों में यदि हम देखते हैं, इन चारों चार्ट्स में अगर हम देख पाते हैं और जहां पर भी प्रमुखता हमें मिलती है, जहां पर भी हमें जो बार बार हमें देखने को मिलता है पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर नेगेटिव मोर देन 50% हमें मिले तो समझ लीजिए ऐसे दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं अधिक देखने को मिलेंगी। 50% पर नोकझोंक और सामान्य जीवन चलेगा। लेकिन जहां पॉजिटिव 75% हो वहां हम कहेंगे कि बहुत अच्छा रहेगा। और जहां किसी एक भी कुंडली में कोई समस्या ना दिखे, किसी चार्ट में कोई समस्या ना दिखे, तो वहां आप कह सकते हो कि वो बहुत ही उत्तम, अतिश्रेष्ठ उसको हम कहेंगे। सबसे पहले सप्तम भाव जो जीवन साथी का भाव होता है, हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करें तो 7th हाउस को देखें, सप्तम भाव को। जैसे ये काल पुरुष की मैंने जन्म कुंडली ली है। काल पुरुष का चार्ट हमेशा मेष लग्न से बनता है, तो ये मेष लग्न की जन्म पत्रिका है। इसमें यहां पर 7 लिखा हुआ है, कहने का अर्थ है यहां तुला राशि है। अब देखें कि कौन सी राशि है, उस राशि के राशिपति कौन है, तो वह शुक्र होते हैं यहां पर। अब हमें देखना होगा कि शुक्र किसके घर में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, किसके घर में बैठे हैं, कौन उनको देख रहा है। कहने का अर्थ है सप्तम भाव के मालिक को कौन ग्रह देखते हैं, किसके भाव में बैठते हैं, किसकी राशि में बैठते हैं, किसकी उनके ऊपर दृष्टि है, ये ध्यान रखें। दूसरा यह ध्यान रखें कि जो 7th हाउस है, उस 7th हाउस को कौन से ग्रह देखते हैं, 7th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, 7th हाउस का लॉर्ड कहीं नीच तो नहीं है, 7th हाउस कहीं पाप कर्तरी में तो नहीं है। हम इस तरीके से 7th हाउस यानी कि 7वें घर की स्थिति देख लेंगे। अगर हमें यहां शुभ ग्रहों की स्थिति अधिक मिले तो वह पॉजिटिव है, नेगेटिव की मिले तो कहीं ना कहीं विवाह में विलंब, समस्याएं, दाम्पत्य जीवन में कुछ कठिनाइयां देखने को अवश्य मिलेंगी। वहीं अब बात करते हैं हम दूसरे भाव की। दूसरे भाव का जो विश्लेषण किया जाता है वह विश्लेषण परिवार के लिए किया जाता है। 7th हाउस का जीवन साथी के लिए, दूसरा भाव परिवार के लिए। परिवार के लिए किया जाता है कि परिवार यानी कि कुटुंब के लिए।
तो इसको देखना भी बड़ा आवश्यक है, क्योंकि विवाह का जो मुख्य उद्देश्य है वह कुटुंब ही है, परिवार ही है। तो यहां पर देखें कि उसके स्वामी कौन है। उसके स्वामी कौन है, वह कहाँ बैठे हुए हैं, किसके घर में बैठे हुए हैं, शत्रु क्षेत्री तो नहीं है, मित्र क्षेत्री हैं, या स्वयग्रही तो नहीं है। ये सब बातों का हम विश्लेषण करेंगे। उसके साथ साथ हम दूसरे भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में कोई किसी अशुभ ग्रह की कोई दृष्टि तो नहीं है, या शुभ ग्रह की कोई दृष्टि तो नहीं है, या यह शुभ कर्तरी में तो नहीं है, या पाप कर्तरी में तो नहीं है। सब बातों का हम आकलन कर लेंगे। यहां पर भी हमें जो संभावनाएं अधिक दिखें, पॉजिटिव अधिक दिखें, तो पॉजिटिव है, कुटुंब के लिए अच्छा है। घर में लड़ाई झगड़े कम देखने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे कार्य होते रहेंगे। लेकिन वहीं अशुभ स्थिति अधिक है, तो वहां पर झगड़े और बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती रहेंगी। अब इसके बाद में हम बात करेंगे चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव को ये परिवार बना, और परिवार के बाद परिवार का सुख, तो पारिवारिक सुख चतुर्थ भाव से देखा जाएगा। तो हम देखेंगे चतुर्थ भाव में कौन सी राशि है, उस राशि के स्वामी कहां बैठे हुए हैं, अपनी राशि से कहां बैठे हुए हैं, और लग्न से कहां बैठे हुए हैं, दोनों का विश्लेषण करेंगे। किसी नीच अवस्था में तो नहीं है, शत्रु क्षेत्री तो नहीं है, मित्र क्षेत्री है, शुभ ग्रहों की युति है, शुभ ग्रहों के साथ हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है। इन सब बातों का हम विश्लेषण करेंगे, इससे चतुर्थ भाव के अधिपति का भी। फिर यह देखेंगे कि चतुर्थ भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है क्या, यह कहीं पाप कर्तरी में तो नहीं है, क्या यह शुभ कर्तरी में है, यह देखेंगे। क्या चतुर्थ भाव में कोई शुभ ग्रह या अथवा पापी ग्रह बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ, यह भी देखेंगे। इन सब बातों का हम विश्लेषण करने के बाद फिर हम बढ़ेंगे पंचम भाव की तरफ। पंचम भाव से हम संतान का विश्लेषण करते हैं। विवाह हो गया, परिवार बन गया, उसके लिए संतान का होना आवश्यक है। पंचम भाव संतान का भाव है। अब यहां पर पंचम भाव के स्वामी जो होंगे, यहां जो राशि है उस राशि का स्वामी पंचम भाव का स्वामी हो जाएगा। जैसे यहां पर सिंह राशि है तो सूर्य हो गए। अब देखेंगे कि जो पंचम भाव में बैठी हुई राशि है, उस राशि के स्वामी कहां बैठे हुए हैं। कहीं शत्रु के घर में तो नहीं बैठे हुए, कहीं लग्न से 6, 8, 12 में तो नहीं बैठे हुए, या अपने भाव से 6, 8, 12 में तो नहीं बैठे हुए, या अपने भाव से पंचम है या अपने भाव से नवम है, क्या स्थिति है। यह पंचम भाव के अधिपति का हम आकलन करेंगे। पंचम भाव के अधिपति शुभ ग्रहों की दृष्टि में आते हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि में आते हैं या अशुभ ग्रहों की दृष्टि में आते हैं, कहीं पाप कर्तरी दोष में फंसे हुए हैं या शुभ कर्तरी में हैं। इन सब बातों का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद पंचम भाव का भी इसी प्रकार से विश्लेषण करेंगे कि पंचम भाव में कैसे ग्रह बैठे हैं या कैसे ग्रह पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव कहीं पाप कर्तरी में है या शुभ कर्तरी में है, इस बात का भी विश्लेषण करेंगे। पाप कर्तरी में है तो पंचम से संबंधित कठिनाई देखने को मिलेंगी, शुभ कर्तरी में है तो पंचम बड़ा अच्छा फल देने वाला होगा। इन सब बातों का हम विश्लेषण करेंगे। इसके बाद जब हम पंचम का विश्लेषण करेंगे तो उसके बाद हमें देखिए 4 घरों का हम विश्लेषण कर चुके हैं। 7 का करा, 2 का करा, 4 का करा और 5 का करा। अब इसके बाद में हम करेंगे अष्टम भाव का भी विश्लेषण। यह अष्टम भाव क्यों? आयु का भाव है, मांगल्य का भाव है, आयुष्य का भाव, मांगल्य का भाव है। यह विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। इसमें भी हम देखेंगे कि अष्टम भाव के स्वामी कहां बैठे हुए हैं, किन ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, किन ग्रहों की दृष्टि उनके ऊपर है,
कैसी स्थिति में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव को भी देखेंगे, कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठा हुआ, कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, कहीं शुभ कर्तरी में है या पाप कर्तरी में है, इस बात का भी विश्लेषण करेंगे। देखिए, यह है विशेषकर स्त्रियों के लिए मांगल्य का भाव होता है। यदि यहां पाप ग्रह या अशुभ ग्रह अधिक बैठे हों तो ऐसी स्त्री के पति की आयु क्षीण होती है। जितने ग्रह बैठेंगे उतनी आयु को वह क्षीण अपने प्रभाव के अनुसार करते चले जाएंगे। अधिक ग्रहों का यहां बैठना, मैं कहूं तो यहां पर ग्रह ना बैठे तो बहुत अच्छा है। इस भाव को पीड़ित अगर यह भाव ना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यह मांगल्य पर सीधा प्रभाव डालता है। तो यहां पर भी हम देखेंगे, इसके स्वामी को भी देखेंगे कि उनके ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, वह शुभ कर्तरी में है या पाप कर्तरी में है। इन सब बातों का विश्लेषण करते हैं। सौभाग्य, यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रह विराजित हैं तो सौभाग्य में वृद्धि होगी, लेकिन यही अशुभ ग्रह अगर विराजित हैं तो वहीं सौभाग्य में कमी भी कर देते हैं। देखिए, एक बात का विशेष और ध्यान रखिए, यदि सप्तम भाव पाप कर्तरी में आता है, अष्टम में कोई पापी ग्रह हो, षष्ठ में कोई पापी ग्रह हो, सप्तम में कोई भी ना हो, तो यह पाप कर्तरी में आ गया। पाप कर्तरी में आने से यह भाव अशुभ हो जाएगा और यह वैधव्यता के लिए स्पष्टता देता है। यहां मैंने बहुत सारी जन्म कुंडलियों का विश्लेषण किया और उन जन्म कुंडलियों में मैंने यह स्थिति पाई है। अब हम बात करेंगे इसके बाद विवाह के लिए विशेष रूप से 12वां भाव भी हमें देखना चाहिए। अच्छा, 12वां भाव क्यों देखें? देखिए, यह 7th हाउस है, 7वां घर है, और 7वें घरों का जो एक पारिवारिक सुख होता है, जो रिलेशनशिप होती है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, वो बनती कहाँ है? वह 12th हाउस में बनती है। तो इसको हम सैया सुख का भाव भी कहते हैं। तो अब यह भी बहुत आवश्यक है। तो यहां पर 12th हाउस की स्थिति को हम देखेंगे। यहां पर बैठे हुए कौन कौन से ग्रह हैं, इस भाव का स्वामी कौन है, कहीं वह पीड़ित अवस्था में तो नहीं है, कहीं वह पाप कर्तरी में तो नहीं फंसा हुआ है, वह शुभ ग्रहों के साथ है अथवा अशुभ ग्रहों के साथ है, मित्र क्षेत्री है या शत्रु क्षेत्री है, इस बात का आकलन किया जाएगा। इस भाव के संबंध में भी आकलन हमें करना होगा। कहीं यह भाव पाप कर्तरी में तो नहीं है, कहीं यह भाव में अशुभ ग्रह तो नहीं बैठे, कहीं कोई शत्रु ग्रह तो इस भाव में नहीं आकर बैठ गया। इन सब बातों का हम विश्लेषण करेंगे और जब हमें इनमें पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे और नेगेटिव पॉइंट्स कम मिलेंगे तो हम कहेंगे, देखिए 100% पॉजिटिव मिलना तो असंभव है, लेकिन फिर भी हम यह कह सकते हैं कि यह स्थिति यदि बनती है तो वह काफी अच्छी स्थिति मानी जाएगी। देखिए, भोग और कलत्र कारक जो ग्रह माने जाते हैं वो शुक्र माने जाते हैं। तो इनके अतिरिक्त, यहां तो ये मैंने बताई दिया आपको, ये रूल तो आपको अप्लाई करना ही करना है। इसके अतिरिक्त आप शुक्र की स्थिति देखिए, क्योंकि शुक्र भोग के कारक हैं और यह स्त्री के कारक हैं। तो यहां शुक्र की स्थिति को बेहद ध्यान से देखना चाहिए। शुक्र कैसी स्थिति में है, शुक्र की राशियों को भी ध्यान से देखना चाहिए। इनकी राशि जो वृषभ और तुला हैं उनमें कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र को कौन से ग्रह देखते हैं और शुक्र किस राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र का भी हम इसी प्रकार से विश्लेषण करेंगे, शुक्र की राशियों का और शुक्र का इसके अतिरिक्त विश्लेषण करेंगे। इसी प्रकार गुरु जो एक स्त्री की जन्म कुंडली में कारक माने जाते हैं, उनकी स्थिति का भी विश्लेषण किया जाएगा। उनकी दोनों राशियां मीन और धनु राशि की स्थिति देखी जाएगी और गुरु की स्वयं की स्थिति देखी जाएगी कि गुरु कैसी स्थिति में है, उनकी राशियां कैसी स्थिति में हैं। इन सब बातों का विश्लेषण हम करेंगे। इसके बाद एक स्त्री की जन्म कुंडली में विशेष रूप से मंगल का बहुत अधिक प्रभाव होता है। मंगल तेज का कारक है। मंगल
मांगल्य का कारक है। देखिए, मंगल की स्थिति देखने के लिए मंगल कहाँ बैठे हैं, किन दशाओं में बैठे हैं। मांगलिक दोष विशेष रूप से लग्न में हो, कुटुंब भाव में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो, द्वादश में हो, इनमें यदि मंगल होते हैं तो मांगलिक दोष बनता है। इस दोष का भली भांति आकलन कर लेना चाहिए। मंगल के साथ साथ में मंगल की राशि मेष और वृश्चिक, इन राशियों का भी विश्लेषण करना चाहिए कि इनमें कैसे ग्रह बैठे हुए हैं। कहीं ये भाव, कहीं ये राशियां पाप कर्तरी में तो नहीं फंसी हुई, या शत्रु इन राशियों में तो नहीं विराजित है। इन सब का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो मंगल और मंगल की राशि मेष और वृश्चिक में बैठे ग्रह और मंगल पर किस ग्रह की दृष्टि है और मंगल किस भाव में बैठे हुए हैं, 6, 8, 12 में तो नहीं बैठे हुए, इन सब बातों का विश्लेषण करना अति आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि वैवाहिक जीवन में मंगल का यदि अशुभ प्रभाव है तो बड़ा ही अनिष्टकारी माना जाता है, और इसीलिए जन्म कुंडली में मंगल का विशेष अध्ययन आवश्यक है। मंगल के अतिरिक्त जन्म कुंडली में सूर्य का, शनि, 12वें भाव के स्वामी और राहु, इन बातों को विशेष ध्यान रखिए। अगर सूर्य शनि और 12वें भाव के स्वामी और साथ ही साथ राहु, ये जिस राशि में बैठते हैं, ध्यान से सुनिए, सूर्य, शनि, 12वें भाव के स्वामी और राहु, ये 4, इनका विशेष ध्यान रखना होगा। ये जिस राशि में बैठते हैं उसका स्वामी पत्रिका में विच्छेदक प्रभाव लेकर चलता है। सूर्य मानकर चलिए, सूर्य बैठ गए, हम ले लेते हैं सूर्य बैठ गए यहां पर। अब इसके स्वामी कौन हो गए? बुध। अगर बुध यहां पर बैठ जाए तो विच्छेदक ग्रह हैं। अब कहोगे बुध तो शुभ ग्रह हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए, सूर्य बैठे और सूर्य के घर, किसके घर में बैठे? बुध के में। अब बुध में सूर्य जैसे गुण विच्छेदक हो गए। वैसे ये इतनी दूर जाते नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है। तो यहां पर हमें इनमें से जितने घटक प्रभाव सप्तम भाव उसके स्वामी के साथ शुक्र पर होगा, उतनी ही अधिक समस्याएं वैवाहिक जीवन में आएंगी। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें, और सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी के साथ साथ शुक्र की स्थिति और इन पापी ग्रहों से मुक्त यदि आपको मिलती है जन्म कुंडली, तो निश्चित दाम्पत्य जीवन सुखद रहने वाला है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यह थी जो विशेष बातें मैंने आपको बताई। आशा करता हूं यहां यह टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी ये जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। ज्योतिष के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होते रहें, सीखते रहें हमारे साथ साथ। यही इच्छा है, यही अभिलाषा है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।